सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन परिचय, इनके अपने पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आज हम जूही की कली और हमारे पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी और इनका जीवन काल रहा 1961 तक जीवन रहा है इनका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों में सबसे प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म आपको बताया 1896 ईस्वी। और निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि थे जिनकी कविता में ये एक युगांतकारी कवि थे। इनकी कविता में तत्कालिक समाज में जी रहे मानव की जो पीड़ा है, परवशता है, इनके प्रति, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय की, असमानता के प्रति गहरे विद्रोह है एवं विपरीत विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। जो भी इन्होंने देखा, जो विवश है, पीड़ित है, शोषित वर्ग है, उनके प्रति इनकी सहानुभूति इन्होंने दर्शाई है। और कविताओं के माध्यम से इन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने इनके संघर्ष के प्रति गूंज सुनाई देती है। इनके काव्य में इन्होंने जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। जीवन का क्या किया है? यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ जीवन का चित्रण इन्होंने किया। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाएं भी लिखी और ये मैंने आपको बताया जीवन के यथार्थ और पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। इनकी जो रचनाएं रही है वो देखना, अनामिका इनकी जो रचनाएं रही है वो अनामिका जैसे अनामिका है इनकी रचना। दूसरी रचना है परिमल गीतिका। अनामिका, परिमल गीतिका तुलसीदास कुकुरमुत्ता, अनिमा अपरा, अनिमा अपरा, नए पत्ते और अर्चना और गीत गूंज
इनकी रचनाएं रही है। देखना, अनामिका है, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अनिमा, अपरा, नेपथ्य, अर्चना, गीत गुंज इनके। एक और है संध्या कांकली, संध्या कांकली, संध्या कांकली, इनकी ये रचनाएं हैं। और भी है रचनाएं इनमें। तो ये जो निराला जी की समस्त रचनाएं हैं निराला ग्रंथावली में संकलित है। निराला में संकलित है, जो 8 खंडों में विभाजित है। 8 खंडों में विभाजित है। देखो, निराला के ये रचनाएं हैं 8 खंडों में विभाजित है। और जीवन काल में इनको जो मान सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाया। निराला जी को जीवन सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए इन जो मान सम्मान नहीं मिला, इनका एहसास जीवन में इनको हुआ था, इसलिए इनका व्यक्तित्व असमानता भी, इनके व्यक्तित्व में असमानता सी आ गई थी। और तुलसीदास राम की शक्ति की पूजा, राम की शक्ति की पूजा। देखना, एक और है राम की शक्ति की पूजा, शक्ति की पूजा, ये भी इनकी रचना रही है। जैसे तुलसीदास राम की शक्ति की पूजा, शेरशाह का आत्मसमर्पण। देखना, शेरशाह का आत्मसमर्पण, का शेरशाह का आत्मसमर्पण आदि कथानक कविताओं में ये जो प्रबंध कोटि की रचनाएं हैं, प्रबंध कोटि की रचनाएं हैं। प्रबंध कोटि की रचनाएं हैं ये इनकी ये रचनाएं हैं। ये कौन सी कोटि की है? प्रबंध कोटि की रचनाएं हैं। हमने जाना कि निराला की जो रचनाएं हैं 8 खंडों में, निराला ग्रंथावली में 8 खंडों में विभाजित है। राम की शक्ति की पूजा, शेरशाह का आत्मसमर्पण, ये जो रचनाएं हैं ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। किंतु इनका प्रबंध जो अत्यंत ही सूक्ष्म है, परंपरा से हटकर है, अत्यंत ही सूक्ष्म और परंपराओं से हटकर है। तुलसीदास और राम की शक्ति की पूजा जो रचनाएं हैं, प्रबंध में जो सूक्ष्मताएं देखने को मिलती है, उसमें सूक्ष्मता भी है और सघनता भी है। वह हिंदी में बहुत कम कविताओं में ऐसी प्रकार से देखने को मिलता है। इनकी कविता बहुआयामी है। ये ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है। ये ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है। और नारी की अलौकिक दिव्य सौंदर्य का चित्रण भी है। नारी का देखना, यहाँ पे महत्वपूर्ण, नारी का जो रूप सौंदर्य है वो दिव्य है, अलौकिक, इनका नारी सौंदर्य है जो अलौकिक है, अलौकिक दिव्य सौंदर्य है। देखना क्या है? दिव्य सौंदर्य। उन्होंने वर्णन किया, नारी का अलौकिक दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आंकलन है और जीवन को परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं। ये इनका जीवन परिचय रहा। जैसे बताया, हमारा जीवन 1896 से लेकर 1961 तक जीवन रहा। इनकी जो रचनाएं बताई, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, तुलसीदास, अनिमा, अपरा, नेपथ्य, अर्चना, गीत गुंज, संध्या कांकली। फिर बताया, इनकी निराला की 8 खंडों में विभाजित है।
निराला ग्रंथावली 8 खंडों में विभाजित है। राम की शक्ति की पूजा, शेरशाह का आत्मसमर्पण, ये प्रबंध काव्य कोटि के अंतर्गत आते हैं। और प्रबंध काव्य कोटि है, इनमें सूक्ष्म और सघनता पाई जाती है। नारी का इन्होंने जो अलौकिक दिव्य रूप हमारे सामने चित्रण किया है, प्रकृति का मनोहारी चित्रण, दृश्य का आकलन, जो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल है, दर्शन की गहनता है, इस प्रकार से इनकी भाषा में रहा। फिर हमने जाना कि इनका जीवन में इनको यशोगान नहीं मिल पाया, मान सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए ये ऐसी इनका व्यक्तित्व में असमानता पाई गई, वो साफ इनके काव्य में झलकती है। सरोज समृति इनकी एक निजी कविता है। सरोज समृति कविता में नितांत निजी और सार्वजनिक व्यथा को परिणित कर देते हैं और इस प्रकार से निराला का जीवन काल रहा था, इनका अपने रहा था। हमारे पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जूही की कली। जूही की कली कविता पढ़ेंगे। जूही की कली कविता है हमारे, जो हम पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में है जूही की कली। एक बार ये रजिस्टर में आप अंकित कीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं हमारी कविता जूही की कली। हमारे पाठ्यक्रम में है जूही की कली। दूसरा है जूही की कली। दूसरी हमारी रचनाएं हैं कौन तुम, सुबर किरण वसना। जूही की कली, कौन तुम, सुबर किरण वसना। तीसरी हमारी पाठ्यक्रम रचना है संध्या सुंदरी। कौन सी है देखना, संध्या सुंदरी। ये हमारे 3 पाठ्यक्रम इनकी कविताएं हैं, जिस पर आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जूही की कली। जूही की कली में ये रचना है जो हमारी जूही की कली, इसमें निराला जी ये परिमल से लिया गया है। कहाँ से ली गई है? परिमल से। और परिमल में प्रकृति रूपी नायिका है जूही की कली। जूही की कली पर नायिका का आरोप, जूही की कली पर नायिका का आरोप मानवीकरण शैली में किया गया है। मानवीकरण शैली में किया गया है जूही की कली। तो हम ये पंक्ति याद रखना कि जूही की कली पर नायिका का आरोप मानवीकरण शैली में किया गया है। तो सबसे पहले जैसे पंक्ति शुरू करें हम, आता है विजन वन वल्लरी पर और सोती थी सुहाग भरी, सोती थी सुहाग भरी, स्नेह श्यपन फिर है मगन अमल कोमल तरुणी, कोमल तरुणी। तो क्या बताया है देखो, जैसे मैंने बताया कि मानवीकरण शैली में किया गया है आरोप, जूही की कली पर नायिका का जो आरोप किया गया है वो मानवीकरण शैली में किया गया है। बताया है कि विजन वन वल्लरी पर, विजन का क्या होता है? एकांत। क्या होता है देखो? एकांत। एकांत वन की वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। वल्लरी का
अस्य लता, लता सोती थी सुहाग भरी अपने प्रीत जो जिसका प्रिय हो, सुहाग भरी। और फिर बताया है कि स्नेह शोपन मगन अमल कोमल तनु तरणी, स्नेह से परिपूर्ण अपने प्रिय की शोपन में खोई हुई मगन अमल काश्य जो उज्जवल पाक पवित्र हो उसके लिए आता है, निर्मल है उसके लिए आता है, कोमल है तन उसका और तरुणी युक्ति। चलो क्या बताया है, मैंने बताया कि नायक ये जो परिमल से यहाँ संग्रह से ये कविता ली गई है और इसमें बताया है कि एकांत वन में लता रूपी सैया पर युक्ति रूपी जूही की कली सोई हुई है। क्या बताया, एकांत वन में और लता रूपी सैया पर, एकांत वन में लता रूपी सैया पर जो नायिका सोई हुई है वो सोई हुई है, उस समय सुहाग से भरी हुई वो सोई अपने प्रिय का इंतज़ार करते हुए सोई पड़ी है। स्नेह से वो परिपूर्ण है, इसलिए अपने प्रिय के शोपन को देखते हुए मगन है। वो क्या है, वो निर्मल है, पाक है, परिपूर्ण है, सुंदर शोपनों में खोई हुई है अपने प्रिय के मिलन की। इसलिए इनका शरीर है वो बड़ा ही कोमल है, निर्मल है, सुंदर था। फिर बताया शरीर तरुणी जैसा था, नायिका जैसा था, तरुणी जैसा था। अब आगे क्या लिखा है पंक्तियों में हम साथ साथ में इसको लिखेंगे, साथ साथ में इसको समझेंगे। आगे देखो क्या है, हमने यहाँ तक जाना कि व्यंजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, व्यंजन वन की वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह शोपन मगन अमल कोमल तनु तरुणी। आगे देखो जूही की कली, आगे लिखा है जूही की कली, जूही की कली दृग बंद किए, दृग बंद किए, आगे है शिथिल पंत्रांक में, आगे देखो बसंती निशा थी, बसंती निशा थी, विरह विधुर, विरह विधुर प्रिय संग छोड़, प्रिय संग छोड़। आगे आया है किसी दूर देश में था, किसी दूर देश में था, किसी दूर देश में था पवन, इनका जो प्रीतम है वो कौन है, पवन। अब आगे देखो जिसे कहते हैं मल्यानिल, जिसे कहते हैं मल्यानिल, जिसे क्या कहते हैं, मल्यानिल। बसंत ऋतु के बारे में साथ साथ में बताया है। तो क्या बताया, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पंत्रांक में बसंती निशा थी, विरह विदुर प्रिय संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मल्यानिल। तो इस कवि में क्या बताया है, जूही की कली नायिका आंखें बंद करके, जूही की कली रूपी नायिका आंखें बंद करके अपने अलसाई हुई सोई पड़ी है, कहते हैं जूही की कली आंखें बंद करके अलसाई हुई
एक पत्रांक रूपी थकान रूपी वो सोई पड़ी है। लेकिन यहाँ बताया है बसंत की रात्रि थी। रात्रि कौन सी थी? बसंत की। चारों तरफ से मादकता छाई हुई थी, बसंत की रात्रि थी। और उसका जो प्रेमी था पवन, हवा, जो पवन इसका जो प्रेमी के लो इसका स्नेही पात्र था, वो उसको याद आ रहा था, तड़फ व्याकुल बेचैनी हो रही थी, विरह में व्यथित पीड़ित थी। इसलिए विरह में व्याकुल बेचैन छोड़कर ही वो पवन कहीं अन्य जगह चला गया था। इसलिए कहाँ चला गया? कवि ने यहाँ बताया है किसी दूर देश में था पवन। ऐसी अवस्था में जो सबसे पहले बताया कि विंजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह शिवपन मगन अमल कोमल तनु। बताया इसमें कि एकांत वन की लता जो युक्ति रूपी जूही की कली थी वो सोई पड़ी थी। उस समय उनका हृदय परिपूर्ण था, शौपन में खोई हुई थी अपने प्रीतम के मिलने की। इसलिए जूही की कली ने आंखें बंद करके थकान महसूस करते हुए पड़ी है। लेकिन उस समय बसंत की रात थी, उनको याद अपने प्रिय की आ रही थी, किसकी? पवन की। इसलिए उसका हृदय व्यथित हो रहा था क्योंकि उसके प्रिय ने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो दूसरे देश में चला गया था, जिसे कहते हैं मल्यानिल, यानी कि उसको मल्य पवन भी कहते हैं, सुगंधित हवा भी कहते हैं। इसका प्रीतम छोड़कर चला गया था। अब ये इनकी व्याकुलता बेचैनी के बारे में बताया कि एकांत वन में लता रूपी सेज पर नायिका सोई हुई है, लता रूपी नायिका सोई हुई है। उसका प्रिय कौन? पवन इसको छोड़कर चला गया है। ये अपने शिवपन में खोई हुई अपने प्रिय के, यहाँ तक हमने जाना। अब हम आगामी वीडियो में जानेंगे। आज हमने इनका पाठ परिचय किया है, निराला जी का रचनाओं के बारे में जाना है। और हमने सबसे पहले इनकी रचना है जूही की कली, इसका हमने यहाँ 10 पंक्तियाँ लिखी श्यामपट पे, उसका हमने अर्थ जाना। आगामी हम बची हुई जो कविता है आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप जो गत करवाए हुए वीडियो है उनको देखें, अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में उसको अंकित करें, अपने नोट्स तैयार करें। और इसके साथ यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।